नमस्कार बच्चों, सीए फाउंडेशन के लिए आज हम रिवाइज करेंगे द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932 जो कि कंप्राइज करता है 74 सेक्शंस में। ऑब्वियसली इंस्टीट्यूट ने अपनी तरफ से इसे स्पेसिफाई किया है एग्जाम में 12 से लेके 15 नंबर तक। तो आइए सबसे पहले प्रिलिमिनरी हम देखते हैं। सेक्शन 1 में ऑब्वियसली मेन चीज यही आती है कि कमेंसमेंट की डेट क्या है, दैट इज 1 अक्टूबर 1932। बाकी आप जानते हैं शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट। दूसरा सेक्शन 2 के अंदर आती है डेफिनेशंस। तो 2A के अंदर डेफिनेशन आती है एक्ट ऑफ फर्म। तो एक्ट ऑफ फर्म का मतलब क्या है, कुछ करना या नहीं करना, किसने किया या नहीं किया, बाय ऑल पार्टनर्स या कोई पार्टनर या एजेंट ऑफ द फर्म, जिससे विच गिव्स राइज टू अ राइट इन्फोर्सेबल बाय और अगेंस्ट द फर्म। मतलब कुछ ऐसा करना जिससे फर्म के खिलाफ किसी को राइट मिल रहा है इन्फोर्स करने का। काम किसने किया, पार्टनर्स ने या किसी एक पार्टनर ने या एक से ज्यादा ने। बिजनेस की अभी हम देखेंगे डेफिनेशन अंडर सेक्शन 2B के अंदर आती है। बिजनेस इंक्लूड्स टॉप, टी से ट्रेड, ओ से ऑक्यूपेशन, पी से प्रोफेशन। देयर आफ्टर सी में प्रिस्क्राइब्ड, तो प्रिस्क्राइब का मतलब है रूल्स के द्वारा। डी में थर्ड पार्टी, ऑब्वियसली थर्ड पार्टी का मतलब है जो पार्टनर ना हो, इन रिलेशन टू अ फर्म और पार्टनर हु इज नॉट अ पार्टनर इन द फर्म। एंड ई में कहता इस एक्ट में कुछ वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन इस्तेमाल किए हैं अगर, और वो डिफाइन नहीं किए गए हैं तो उनका मीनिंग कहां देख लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। क्यों? क्योंकि सेक्शन 3 पार्टनरशिप एक्ट का यही कहता है कि पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पार्टनरशिप एक्ट के ऊपर लगेगा। तो अर्लियर पहले पार्टनरशिप एक्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही चैप्टर नंबर 11 हुआ करता था, उसके बाद इसे अलग कर दिया गया। तो देखिए इसके बाद अगर हम देखते हैं नेचर ऑफ पार्टनरशिप, तो उसमें हमें सेक्शन 3 से 8 में क्या नजर आता है। तो 3 तो हमने पहले कर ही लिया कि पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पार्टनरशिप एक्ट पे लगेगा। तो 4 की बात हम करेंगे 4 से 8 में। तो सेक्शन 4 में भी डेफिनेशन है, जैसे पार्टनर की डेफिनेशन है ऑब्वियसली जो एंटर हुआ है पार्टनरशिप में विद वन अनदर। तो इंडिविजुअली हम कहते हैं पार्टनर्स, कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, फर्म। फर्म नेम का मतलब है नेम अंडर विच बिजनेस इज कैरिड ऑन। नाउ मेन डेफिनेशन आती है पार्टनरशिप की। इसी डेफिनेशन से हम पार्टनरशिप के एसेंशियल्स या फीचर्स कह लीजिए निकालेंगे। तो डेफिनेशन को मैं ब्रेक करने जा रहा हूं 5 हिस्सों में। सो पार्टनरशिप क्या है, इज रिलेशन बिटवीन द पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स, किसके, बिजनेस के। बिजनेस कौन कर रहा है। 5वीं बात है कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो हमारा पहला पॉइंट, पहला एसेंशियल इससे क्या निकल आता है कि भैया कुछ लोग हैं जिसे हम कहते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्संस। मिनिमम कितने रहेंगे, 2, मैक्सिमम 50 है। लेकिन ध्यान दीजिए 50 की लिमिट किसने बताई है, पार्टनरशिप एक्ट ने नहीं, रादर कंपनीज एक्ट के सेक्शन नंबर 464 464 ने। देन नंबर 2 बात आती है कि भैया पार्टनरशिप के लिए जरूरी है एक एग्रीमेंट, जिसे डीड या कॉन्ट्रैक्ट जो भी आप कहें, और ऑब्वियसली उसके अंदर जो जो कंटेंट आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। कहने का मतलब ध्यान रखिए पार्टनरशिप बनता है एग्रीमेंट से, ये स्टेटस से अराइज नहीं होता है, जिसके ऊपर आता है सेक्शन 5, जैसे HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या बर्मीज बुद्धिस्ट हस्बैंड एंड वाइफ कैरिंग ऑन बिजनेस। तो ध्यान दीजिएगा HUF और बर्मीज के केस में हम इन्हें पार्टनर नहीं मानेंगे क्योंकि वो एक स्टेटस है, वो एक एग्रीमेंट नहीं है। तीसरी बात आती है आपने प्रॉफिट शेयर करना, उसका मतलब है लॉसेस की बात। और चौथी बात आती है बिजनेस, जो हमने कह दिया चाहे आप गुड्स बेच रहे हैं, सर्विसेज बेच रहे हैं, मतलब ट्रेड, ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन। बिजनेस कौन कर रहा है, ऑल या एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ये है हमारा मेन फीचर, दैट इज जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप या म्यूचुअल एजेंसी। मतलब एट द सेम टाइम पार्टनर मालिक भी है लेकिन एक दूसरे का क्या है, वो एजेंट भी है। इसलिए हम कहते हैं पार्टनरशिप इज बेस्ड ऑन विश्वास, फेथ, फिड्यूशरी रिलेशन। तो एक बड़ा क्वेश्चन निकल के आता है कि भैया अगर कुछ लोग मिलकर काम कर रहे हैं, इज दैट अ पार्टनरशिप। तो हम उसे टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप कह लीजिए, जिसके ऊपर हम पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 6, और वो मेन पॉइंट है म्यूचुअल एजेंसी। यही एक रियल टेस्ट है, कार्डिनल प्रिंसिपल या मेन प्रिंसिपल कह लीजिए। तो देखिए सेक्शन 6 की एक्सप्लेनेशन नंबर 1 में लिखा गया है कि अगर आप किसी प्रॉपर्टी से उसके रिटर्न शेयर कर रहे हैं, जैसे किराए पे दे दी, तो भैया ये कोई पार्टनरशिप नहीं है। यहां तो आप क्या बन गए, को ओनर हो गए, आपका कॉमन इंटरेस्ट है उस प्रॉपर्टी में। एक्सप्लेनेशन 2 कहती है चाहे आप प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस शेयर कर रहे हो, लेकिन उससे भी जरूरी नहीं है पार्टनरशिप पता चले, क्योंकि मेन प्रिंसिपल क्या लेके चलना है, म्यूचुअल एजेंसी। जहां एक्सप्लेनेशन 2 में यहाँ 4 बातें की गई, जैसे फर्म को किसी ने पैसा लोन दिया और एग्रीमेंट में लिखा है कि इंटरेस्ट की वजह से शेयरिंग प्रॉफिट मिलेगा, तो वो पार्टनर नहीं बना, लेंडर। ऐसे ही एम्प्लॉय, सर्वेंट या ऑफिसर को कहा गया कि सैलरी तो मिलेगी, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मिलेगी, नौकर नौकरी रहेगा, इससे कोई पार्टनरशिप नहीं बना।
या मान लीजिए किसी पार्टनर की डेथ होगी तो उसका हिस्सा जो बनता था हमने उसकी विडो या कह लीजिए बच्चों को नहीं दिया और हमने कहा कि भैया उसके बदले आप शेयर इन प्रॉफिट लेते रहें, तो वो पार्टनर नहीं बनेंगे। नंबर 4, अगर कोई पार्टनर छोड़ के चला गया तो उसका हिस्सा जो बनता है अभी हमने नहीं लौटा है और कहा कि भैया तुम लेते रहिए क्या परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट्स में शेयर, तो वो पार्टनर नहीं रहेगा। तो मेन प्रिंसिपल क्या लेके चलना है, दैट इज द म्यूचुअल एजेंसी। तो यहां पे हम 2 केस लॉज की बात करेंगे। पहला, केडी कामथ एंड कंपनी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया जो अभी हमने सेक्शन 4 में पढ़े हैं एसेंशियल, वो सारे सेटिस्फाई कीजिए तभी पार्टनरशिप बनती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर एग्रीमेंट से लिख दिया गया है एक्सक्लूसिवली वन पार्टनर टू एक्सरसाइज ऑल पावर, मतलब एक पार्टनर सारी पावर एक्सरसाइज करेगा। अगर वो सारे एसेंशियल हैं तो आप पार्टनरशिप हो, या एक पार्टनर ही बैंक अकाउंट ऑपरेट करेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर 2 केस है एसडी गुप्ता, या पूरा नाम है शांति रंजन दास गुप्ता वर्सेस डेजी रैन मुरजामल, जिसमें कोर्ट ने कुछ फैक्टर्स वे अपॉन किए कि ये देखने के लिए कि पार्टनरशिप है नहीं। तो कोर्ट ने यहां कहा कि देर इज नो पार्टनरशिप, मतलब ये नेगेटिव रूप में है कि हम पार्टनरशिप नहीं मानेंगे अगर पार्टीज हैव नॉट रिटेन्ड एनी रिकॉर्ड ऑफ टीएनसी, स्टैंड्स फॉर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप, मतलब अगर पार्टनर्स ने कोई रिकॉर्ड नहीं बना रखा हम पार्टनरशिप नहीं मानेंगे। नंबर 2, अगर आपने नहीं मेंटेन किया अकाउंट्स वगैरह तब भी नहीं हम मानेंगे। नंबर 3, अगर आपने कोई बैंक अकाउंट भी नहीं ओपन किया, भाई कहीं किसी चीज से तो पता चले नहीं कि ये पार्टनरशिप है नहीं, वो भी नहीं आपने खुलवा रखा। नंबर 4, किसी अथॉरिटी को भी आपने कोई रिटर्न कंफर्मेशन वगैरह नहीं दे रखी आप पार्टनरशिप हो, तो भैया कैसे पता चले आप पार्टनरशिप हो या नहीं। तो इसलिए इस केस में एसडी गुप्ता में कहा गया हम आपको पार्टनर नहीं मानेंगे। अगला प्रश्न आता है हमारा टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप के ऊपर, जिसमें पहली बात हम बात करते हैं पार्टनरशिप एज पर ड्यूरेशन। तो सेक्शन 7 में आता है पार्टनरशिप एट विल, जिसका मतलब है जिसे आप डिसॉल्व कर सकते हैं किसी भी समय। बस यहाँ पे पार्टनर्स ने क्या देना, अपना एक नोटिस देना है, अपने डिजायर को बताना है, यहाँ कोई टाइम पीरियड आपने फिक्स नहीं किया है। वैसे भी देखिए सेक्शन 43 को रेड विद आप कर सकते हैं, जो ये कहा गया है कि डिसोल्यूशन की जा सकती है किसी भी पार्टनर के द्वारा एक नोटिस देते हुए, राइटिंग में अपनी इंटेंशन बताते हुए बाकी पार्टनर्स को कि मैं डिसॉल्व करना चाहता हूं, क्योंकि ये पार्टनरशिप कौन सी है, एट विल है। तो प्रश्न ये है सेक्शन 43 में पार्टनरशिप डिसॉल्व कब होगी, जो डेट आपने नोटिस में लिख दी है। लेकिन अगर नोटिस में डेट नहीं लिखी हुई है तो जिस दिन आपने नोटिस दिया है, मींस कम्युनिकेशन ऑफ डेट ऑफ नोटिस। नंबर 2 है फिक्स पार्टनरशिप, जिसका मतलब है आपने एक समय फिक्स कर दिया, पार्टनरशिप इस समय के लिए होगी, जैसे ही समय एक्सपायर होगा पार्टनरशिप खत्म, से 5 साल। नंबर 2 आता है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, या इसे कह सकते हैं नेचर ऑफ बिजनेस। जहां सेक्शन 8 में हम पढ़ते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप, जिसका मतलब है एक स्पेसिफिक कार्य के लिए आपने पार्टनरशिप नहीं है, जैसे कोई फ्लाईओवर बना के जैसे वो बन जाएगा पार्टनरशिप विल कम टू एन एंड। तो इससे तो जैसे वो काम कंप्लीट हो गया उसके बाद भी अगर आप बिजनेस कैरी ऑन करते रहते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाएगी पार्टनरशिप एट विल में। जनरल पार्टनरशिप का मतलब है किसी खास कार्य के लिए बिजनेस नहीं बना, बस कोई भी काम करते रहेंगे जब तक दिल करेगा। तो इसलिए कहानी सारी आपके डीड के ऊपर है कि ये पार्टनरशिप कब तक रहेगी, जिस तरह से भी आप उसे खत्म करना चाहें। तो इसके बाद हमारा अगला प्रश्न आता है टाइप्स ऑफ पार्टनर्स के ऊपर, जहां सबसे पहले हम बात करेंगे नॉमिनल पार्टनर, जिसका मतलब क्या हुआ, ये सिर्फ एक नाम का पार्टनर है, उसने सिर्फ उसकी रेपुटेशन अच्छी है तो वो हम यूज कर रहे हैं, उसने अपना नाम लैंड किया हुआ है, वो एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं करता है बिजनेस में और इसलिए इसे कोई प्रॉफिट्स में भी शेयर नहीं होता। लेकिन बड़ी बात है ये लायबल रहेगा क्योंकि एक रेप्यूटेड पार्टनर है, इसके बिहाफ पे बहुत लोग डील कर रहेंगे फर्म के साथ। इसलिए अगर ये रिजाइन करता है तो ध्यान दीजिएगा पब्लिक नोटिस देना जरूरी है। पब्लिक नोटिस के ऊपर हम सेक्शन 72 में पढ़ते हैं, वरना ये नहीं दिया तो चाहे फर्म छोड़ जाएगा, ये लायबल स्टिल रहेगा। नंबर 2 आता है डॉर्मेंट या स्लीपिंग पार्टनर। नाम से ही पता चला है इस पार्टनर के बारे में किसको नहीं मालूम, मतलब आइडेंटिटी हमने छुपा के रखी है, हमने उसे डिस्क्लोज नहीं किया है, ये एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं करता बिजनेस में। हाँ, इसे प्रॉफिट्स में शेयर मिलेगा, लायबल तो रहेगा ही, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज है इसे पब्लिक नोटिस रिटायरमेंट पे देने की जरूरत नहीं है क्योंकि लोग इसके बारे में जानते ही नहीं है। इसके बाद पार्टनर फॉर प्रॉफिट्स, नाम से पता चल रहा है कि लॉसेस में ही कहेगा पहचान कौन, क्योंकि डीड में आपने लिख दिया भैया सिर्फ प्रॉफिट होंगे तो आप पार्टनर हो, लॉसेस के लिए आप लायबल नहीं रहेंगे। देयर आफ्टर सेक्शन 28 में आता है हमारा
दो हिस्सों में एक ही चीज को कन्वर्ट कर सकते हैं, पार्टनर बाय एस्टोपल या पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। एस्टोपल का मतलब होता है टू स्टॉप समवन फ्रॉम डिनाइंग द फैक्ट। कहने का मतलब है कोई अगर आदमी एक्सप्रेसली या इम्प्लॉयडली अपने आप को रिप्रेजेंट करता है पार्टनर और अपने आप को दूसरों को परमिट कर देता है कि हाँ उसे अब वो पार्टनर मान लीजिए, तो भैया आप बन जाएंगे एस्टोपल, अब आप मुकर नहीं सकते। ऐसे ही होल्डिंग आउट क्या है, जो आदमी मना नहीं करता कि मैं पार्टनर नहीं हूं, मीन्स हु डज नॉट डिस्क्लेम द पार्टनरशिप रिलेशनशिप, जबकि वो पार्टनर नहीं है। जैसे एग्जांपल की बात कहें, एक्स ने वाई को कहा, जेड साथ में खड़ा था कि जेड पार्टनर है, जबकि जेड पार्टनर नहीं है, तो यहां उसका चुप रह जाना ही क्या है, बाय होल्डिंग आउट। तो अब आपके ऊपर एस्टोपल लग जाएगा, अब आप मना कर नहीं सकते। 28 में सेक्शन नंबर 29 में आता है सब पार्टनर, जिसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने पूछा भी है। तो देखिए सब पार्टनर का मतलब होता है पार्टनर के आगे पार्टनर। ध्यान दीजिए सेक्शन 31 आपको पता होना चाहिए, कोई भी नया पार्टनर पार्टनरशिप में नहीं आ सकता विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स। तो इसलिए एक पार्टनर आगे अपना सब पार्टनर नहीं ला सकता। कहने का मतलब है आप अपना इंटरेस्ट किसी और को आगे ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, किसी आउटसाइडर को। लेकिन फिर भी अगर आपने ऐसा किसी के साथ कर लिया है तो उसे हम कह देते हैं सब पार्टनर या ट्रांसफरी कह देते हैं। अब प्रश्न ये है, ये जो ट्रांसफरी या सब पार्टनर है इसके राइट्स क्या हैं? क्योंकि तो ये आपका एक इंडिविजुअल एक आपका एक्शन हो गया, इसलिए हमने कहा कि इसका शेयर इन प्रॉफिट्स होगा, लेकिन ये किससे लेगा? उस पार्टनर से जिसने उसका हिस्सा बेचा है। लेकिन इसका कोई राइट फर्म के अगेंस्ट नहीं। कहने का मतलब ना तो ये मैनेजमेंट में इंटरफेयर करेगा, ना ही ये बुक्स वगैरह के मांग सकता है, ना ही ये लायबल होगा फर्म के एक्ट के लिए। लेकिन अगर फर्म डिसॉल्व हो जाती है, क्योंकि जिस पार्टनर से इसने हिस्सा खरीदा है, तो ये क्या करेगा, उससे अकाउंट्स तब मांग सकता है ताकि ये सेटलमेंट कर सके। सेक्शन 30 सबसे क्रूशियल आ जाता है, डेट इज माइनर एज ए पार्टनर। तो माइनर क्योंकि इनकॉम्पिटेंट होता है तो वो पार्टनरशिप नहीं बना सकता, ये याद रखिए, इसलिए वो पार्टनरशिप नहीं बना सकता, बट कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर फॉर प्रॉफिट्स ओनली विद द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स। मीन्स आप उसे एडमिट कर सकते हो बाकियों की कंसेंट सारे पार्टनर्स मिलकर, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए, इसलिए है सेक्शन 30। तो इसलिए पार्टनरशिप बना नहीं सकता लेकिन ज्वाइन कर सकता है, ये याद रहे। तो उसकी पोजीशन क्या है? देखिए माइनर के रूप में आपके राइट्स क्या होंगे? तो जैसे हमने कहा आप पार्टनर हो फॉर प्रॉफिट, तो प्रॉफिट में भी हिस्सा रहेगा, फर्म की प्रॉपर्टी में भी आपका हिस्सा रहेगा, और आप फर्म के अकाउंट्स वगैरह देख सकते हैं, एक्सेस रहेगा, इंस्पेक्शन कॉपी का आपको हक रहेगा। लेकिन हाँ आपके ऊपर कुछ रोक है, रिस्ट्रेंट है, आप मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते डे टू डे वर्किंग में। हाँ आप बाकी पार्टनर्स के ऊपर जैसे मान लीजिए प्रॉफिट्स को या प्रॉपर्टी को लेके कोई इश्यू हो गया, आप उनके ऊपर केस नहीं कर सकते। केस कर पाएंगे, एक्सेप्शन है, वो कब है? जब आप पार्टनरशिप से अपना नाता तोड़ लेते हैं। जैसे आप कहते हैं कि मैं फर्म छोड़ के जा रहा हूं, जिसे कहते हैं स्वेयरिंग द कनेक्शन विद द फर्म, और उसके लिए ऑब्वियसली आपका जो शेयर होगा उसकी वैल्यूएशन होगी एज पर सेक्शन 48। अगर फर्म इंसॉल्वेंट हो जाती है, ये वो, तो ध्यान दीजिए इंसॉल्वेंसी पे सारी प्रॉपर्टी किसको चली जाती है? ऑफिशियल रिसीवर को। तो माइनर वाला शेयर भी किसके पास चला जाएगा? ऑफिशियल रिसीवर के पास। क्योंकि आप माइनर हैं, सिर्फ प्रॉफिट के लिए आए हैं। तो जहां तक लायबिलिटी का सवाल है, देखिए आप कोई पर्सनली लायबल नहीं है फर्म की डेट के लिए, सिर्फ आपका फर्म में जो शेयर इन प्रॉफिट एंड प्रॉपर्टी है सिर्फ वही लायबल रहेगा, मतलब आपकी प्राइवेट एस्टेट इसके लिए लायबल नहीं है। अब जब आप मेजर हो जाते हैं तो आपको ऑप्शन दी गई है कंटिन्यू रहना या छोड़ के जाना। तो आप इलेक्ट कर सकते हैं टू बिकम और नॉट टू बिकम अ पार्टनर। इसके लिए आपको पब्लिक नोटिस देना पड़ता है, और वो देना पड़ता है 6 महीने के अंदर। कहां से? जिस दिन आपने अटेन की मेजॉरिटी और ऑफ हिज नॉलेज, जिस दिन आपको पता चला दैट यू आर एडमिटेड फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द फर्म, तो उस 6 महीने के अंदर मेजॉरिटी या जिस दिन पता चला, विच एवर इज लेटर, आपने ये एक नोटिस देना होता है। लेकिन अगर आप नहीं देंगे वो डिफॉल्ट से फिर हम आपको प्रिज्यूम कर लेंगे एज पार्टनर। दूसरी बात यहां ये भी आती है कि अगर कोई आदमी कहता है कि भैया जैसे माइनर को नॉलेज है या नहीं कि वो, क्योंकि हमने कहा कि आप माइनर के बाद जब मेजर हो गए आपको इलेक्ट करना होता है, तो कोई ये कहे कि आपको नॉलेज है या नहीं, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसी थर्ड पार्टी के ऊपर रहेगा। अब अगर आप मेजॉरिटी पे इलेक्ट कर लेते हैं कि पार्टनर बनना है, तो आप बाकियों की तरह ही पार्टनर बन जाएंगे, इक्वलेंट हो जाएंगे, आपकी पोजीशन सेम हो जाएगी, आप पर्सनली लायबल हो जाएंगे। लेकिन लायबल कहां से होंगे? जिस दिन आप 18 के हुए नहीं, तब से नहीं, जब शुरू से आप एडमिट हुए थे आपकी लायबिलिटी हो जाएगी, जिसको कहते हैं हम रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से। और अगर आप नहीं लेते हैं पार्टनरशिप तो स्वाभाविक है आप कोई लायबल सच नहीं होंगे। आप बाकी पार्टनर से अपना प्रॉफिट और प्रॉपर्टी का हिस्सा ले सकते हैं, वो ना दें तो उसके ऊपर आप केस भी कर सकते हैं।
इसके बाद सेक्शन 31 में आता है इनकमिंग पार्टनर, जो हमने पहले भी कहा कोई भी नया पार्टनर नहीं आ सकता विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर, सभी कंसेंट देंगे तभी आएगा। देयर आफ्टर आता है आउटगोइंग पार्टनर, जो कि एक बड़ा कंसेप्ट है 31 से 38। तो आउटगोइंग मीन्स छोड़ के जा रहा है, तो क्यों छोड़ के जा रहा है, कारण क्या हो सकते हैं। एक है सेक्शन 32 में रिटायरमेंट, राइट, क्या अगला रिटायरमेंट ले रहा है। 33 में आता है एक्सपल्जन, जिसका मतलब है हम उसे क्या कर रहे हैं, हम उसे निकाल रहे हैं। तो भैया निकाल रहे हैं तो क्या कोई भी निकाल देगा क्या, नहीं, डिसीजन लेगा बाय मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स इन गुड फेथ लेगा फर्म के इंटरेस्ट में, राइट, एज पर जैसे डीड में लिखा है किन रीजंस पे आप निकाल सकते हैं तभी आप निकाल पाएंगे, वरना देखिए निकाल नहीं सकेंगे। इसलिए उस पार्टनर को एक नोटिस भी देना होता है, जिसका मतलब होता है एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। और ये जब आप इसे निकाल देंगे उसके बाद एक पब्लिक नोटिस भी देना जरूरी है, राइट। और ऑब्वियसली इसका जो शेयर है प्रॉफिट या प्रॉपर्टी में वो तो उसको मिलेगा ही, और जैसे इसको निकाल दिया जाएगा उसके बाद जो भी फर्म के एक्ट्स होते हैं उसके लिए लायबल नहीं रहेगा। 34 में आता है इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी देखिए जब कोर्ट एडजुडिकेट करता है, जब आपकी लायबिलिटी मोर देन एसेट्स हो जाती है, तो जिस दिन कोर्ट का एडजुडिकेशन का ऑर्डर आ गया आप सीज कर जाओगे टू बी अ पार्टनर। और यहां पे सेक्शन 42 के साथ आप रेडविद कर सकते हैं कि आप अपनी डीड में लिख सकते हैं कोई भी अगर एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो हम फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं, तो दैट इज अप टू यू, राइट। और जैसे ही देखिए आप सीज हो जाते हैं एज ए पार्टनर, तो नेचुरल उसके बाद आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी लायबल नहीं रहेगी फॉर द एक्ट्स ऑफ द या डेट्स ऑफ द फर्म। 35 में आता है डेथ ऑफ ए पार्टनर। तो डेथ में बहुत बढ़िया पॉइंट है, कोई पब्लिक नोटिस नहीं चाहिए, बाकी याद रखिए हर जगह आपको पब्लिक नोटिस देना होता है। और डेथ होने के बाद आपकी स्टेट, फर्म के जो एक्ट्स हैं आपकी डेथ के बाद हुए हैं उसके लिए आपकी प्राइवेट स्टेट लायबल नहीं रहेगी, राइट। और ऑब्वियसली डेथ के बाद उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो फर्म से अपना हिस्सा वगैरह क्लेम कर सकते हैं। तो इसके बाद हम पर्सन ले रहे हैं रिलेशन ऑफ पार्टनर्स विद वन अदर, मतलब पार्टनर के आपस में क्या राइट्स एंड ड्यूटीज होंगी। सेक्शन 9 से 17 में आ जाता है, और 18 से 30 में आता है रिलेशन ऑफ पार्टनर्स विद थर्ड पार्टी। तो यहां सेक्शन नंबर 11 कहता है कि राइट्स एंड ड्यूटीज जो पार्टनर्स की हैं वो डिपेंड करेंगे आपकी डीड, आपके कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। लेकिन हाँ, अगर आपने डीड नहीं बनाई है तो इस स्थिति में क्या होगा, तो इसमें हमारे सेक्शन 12 से लेके 15 के बीच में आती कहानी। तो सेक्शन नंबर 12 कहता है कि आप नहीं भी डीड में लिखा है तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं बिजनेस में, मीन्स आप कंडक्ट में बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं। और अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, अगर कोई भी ऑर्डिनरी मैटर है फर्म का तो वो डिसीजन बाय मेजॉरिटी होता है, लेकिन अगर कोई स्पेशल मैटर है जिसका मतलब है कोई बड़ा चेंज इन नेचर ऑफ बिजनेस अगर हम करें तो कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स की जरूरत होती है, क्योंकि वो बात बड़ी हो गई, क्योंकि आप अपना बिजनेस का नेचर ही बदल रहे हैं। देन तीसरी बात आती है आप अकाउंट्स को कभी भी एक्सेस, इंस्पेक्ट और कॉपी वगैरह ले सकते हैं। एंड सेक्शन 13 कहता है अगर जहां तक आपके प्रॉफिट्स का रेशियो का सवाल है नहीं लिखा तो इक्वली होगा। ये अकाउंट्स में आप पढ़ते हैं कोई सैलरी, रेम्युनरेशन, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। हाँ, फर्म को आपने कोई लोन या एडवांस दिया तो 6% आप ब्याज ले सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वगैरह इस तरह की कोई चीजें नहीं होंगी। और आपको एक राइट है टू बी इंडेमनीफाइड। इंडेमनिटी का मतलब है प्रोटेक्शन फ्रॉम लॉस, मतलब जिसका मतलब है कोई भी आपने खर्चा किया है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस आउट ऑफ पर्सनल पॉकेट, फर्म के लिए अपनी जेब से खर्चा किया है, वो पैसे तो आपको मिलने ही चाहिए। कहने का मतलब है इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी आपके पास हर वो पावर है जो फर्म के लिए जरूरी है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द फर्म, आप वो कार्य कर सकते हैं। एंड सेक्शन 14 एंड 15 प्रॉपर्टी के ऊपर आता है। 14 कहता है जो फर्म की प्रॉपर्टी है आप उसके ज्वाइंट ओनर होंगे। फर्म की प्रॉपर्टी कैसे बनी, 3 चीजों से बनी, एक जो आप लेके आए थे ब्रॉट इनटू बिजनेस, एक फर्म ने जो खरीदी, एक जो जनरेट करी है, जैसे गुडविल जनरेट होती है क्योंकि आप अपने काम से बनाते हैं। 15 कहता है फर्म की प्रॉपर्टी का आप इस्तेमाल किस कार्य के लिए करेंगे, यूज या एप्लीकेशन किस कार्य के लिए होगा, ओनली फॉर द बिजनेस ऑफ द फर्म, आप अपने पर्सनल कार्य के लिए फर्म की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके बाद देखिए आउटगोइंग पार्टनर से रिलेटेड आप कह सकते हैं कुछ राइट्स वगैरह बनते हैं। जैसे सेक्शन 31 क्या कहता है, जैसे 31 में हमने कहा नया पार्टनर आएगा विद द कंसेंट ऑफ ऑल, तो दैट मीन्स आपसे बिना पूछे बाकी पार्टनर्स मिलके किसी और पार्टनर को एडमिट नहीं कर सकते हैं। और 32 में जैसे हमने रिटायरिंग पार्टनर के बारे में कहा था, अगर पार्टनर रिटायर होता है तो कैसे रिटायर होगा 32, विद द कंसेंट ऑफ ऑल, सभी से पूछ के, ये जैसे आपका डीड या एग्रीमेंट है। और अगर पार्टनरशिप एट विल है, सेक्शन 7 में हमने पहले कह दिया था, आप अपनी इंटेंशन जब मर्जी बता सकते हैं। और देखिए पब्लिक नोटिस 72 में आपको देना ही पड़ेगा, नहीं दिया तो स्टिल आप लायबल रहेंगे, अपनी
कंपनी छोड़ने के बाद भी, जिससे हम कहते हैं आप बन जाएंगे पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। 33 जैसे हमने पढ़ा था कि अगर एक पार्टनर को निकाल दिया जाता है तो भैया मेन चीज यही है, जब तक सेक्शन 33 का कंप्लायंस ना हो, मतलब इन गुड फेथ मेजॉरिटी एंड आपको नोटिस ना दिया जाए, तब तक आपको निकाला नहीं जा सकता। तो इस तरह से आपका राइट बन जाता है। और इसी तरह से देखिए सेक्शन 36, 37 में भी क्या आता है, 36 आता है कि अब आप फर्म छोड़ गए हैं तो क्या कंपीटिंग बिजनेस फर्म वाला आप कर सकते हैं। तो डिपेंड करेगा आप छोड़ने पे फर्म के साथ आपका एग्रीमेंट क्या होता है, राइट। बट सब्जेक्ट टू कॉन्ट्ररी ही मे नॉट, मतलब अगर नहीं आपको लॉ किया गया है तो आप फर्म का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं कि मैं उस फर्म से अभी भी बिलोंग करता हूं, ना ही आप फर्म के कस्टमर्स को तोड़ सकते हैं, जिसे कहते हैं सॉलिसिटिंग कस्टमर्स ऑफ द फर्म। देयर आफ्टर सेक्शन 37 कहता है आउटगोइंग पार्टनर का राइट है टू शेयर इन सब्सिक्वेंट प्रॉफिट्स, जिसका मतलब है पार्टनर छोड़ के चला गया लेकिन अभी तक उसके जो अकाउंट्स हैं वो सेटल नहीं हुए, तो अब उसको पैसा नहीं मिला जिस दिन छोड़ के चला गया, तो इसलिए जो सब्सिक्वेंट प्रॉफिट होंगे या जितना उसका पैसा बनता था उसके ऊपर 6% ब्याज, उन दोनों में से विचएवर इज हायर, ये लेने का उसका हक बनता है। देन इन्हीं राइट्स में आ जाता है कि एम्प्लॉयड अथॉरिटी के ऊपर 3 सेक्शन 19, 20, 21। तो 19 में एम्प्लॉयड अथॉरिटी, जिसका मतलब है राइट ही है, अंडरस्टूड है कि ये हर पार्टनर का एक राइट है और हर वो कार्य कर सकता है एज एजेंट ऑफ द फर्म फॉर द बेटरमेंट ऑफ फर्म। लेकिन ध्यान रखिए ये एम्प्लॉयड अथॉरिटी नहीं है, मतलब ये एक्सप्रेस अथॉरिटी मिली है तो ही कर पाएगा, वरना नहीं कर सकता। ये नेगेटिव रूप में है, ये पॉइंट याद रखिएगा। तो इसके लिए कोड की भी आप याद रख सकते हैं। ABC वाली पार्टनरशिप, ए से है आप कोई भी फर्म का डिस्प्यूट रेफर नहीं कर सकते आर्बिट्रेशन को, जिसका मतलब है आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। बी से अपने नाम पे बैंक अकाउंट नहीं खुलवा सकते। सी से कोई भी क्लेम है उससे रिलेटेड आप कॉम्प्रोमाइज, जिसका मतलब है कि इससे पैसे लेने छोड़ नहीं सकते बिना बाकी पार्टनर से पूछे। और डब्ल्यू से आ गया कोई भी फर्म ने केस किया हुआ है तो सूट आप विड्रॉ नहीं कर सकते। ए से कोई भी कोर्ट में आप अपनी मतलब फर्म के बिहाफ पे लायबिलिटी एडमिट नहीं कर सकते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद बेच नहीं सकते हैं और फर्म के बिहाफ पे कोई और पार्टनरशिप आप क्रिएट नहीं कर सकते हैं। सेक्शन 20 ये कहता है कि भाई आपके पास एक पावर है कि बाय एग्रीमेंट ये एम्प्लॉयड अथॉरिटी की जो हमने लिस्ट देखी, आप इसे एक्सटेंड भी कर सकते हो और रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हो, मतलब कम या ज्यादा कर सकते हो। और 21 पहले भी हमने देखा ये है पार्टनर के पास पावर होती है कोई भी इमरजेंसी आ जाती है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द फर्म, तो हर वो चीज वो कर सकता है और इसके लिए जो भी उसको खुद का भी पैसा कोई खर्च होगा तो उसको राइट ऑफ इंडेमनिटी रहता है, क्योंकि हर वो कार्य आपको करना चाहिए एज ए मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड इन सिमिलर सर्कमस्टांसेस। इसके बाद प्रश्न आता है ड्यूटीज के ऊपर। ड्यूटीज में हमारा पहला सेक्शन 9 बनता है कि आप कार्य करेंगे टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज, आप जस्ट एंड फेथफुल रहेंगे, जिसका मतलब है विश्वास का रिश्ता निभाते रहेंगे। आप जो अकाउंट्स हैं वो जाली नहीं बनाएंगे, प्रॉपर एंड फुल पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ देंगे। सेक्शन 10 में अगर आपने फ्रॉड किया है तो जो नुकसान हुआ उसके पैसे की भरपाई करनी पड़ेगी, मीन्स यू हैव टू इंडेमनीफाई द फर्म। 13F में कोई भी आपकी तरफ से विलफुल लॉस हुआ, जिसका मतलब होता है नेग्लिजेंट रहे हो आप, जानबूझ के नहीं किया लेकिन फिर भी देखिए गलती तो आपकी है तो आपको इंडेमनीफाई करना पड़ेगा। 15 में है हमने पहले ही पढ़ा प्रॉपर्टी ऑफ फर्म, आप सिर्फ इस्तेमाल करेंगे फर्म के कार्य के लिए, ना कि पर्सनल के लिए। एंड सेक्शन 16 बढ़िया है। 16A कहता है, ये ध्यान रखिएगा, सेक्शन 16 स्टार रहेगा। 16A कहता है नॉट टू कैरी पर्सनल बिजनेस, जिसका मतलब हो गया कंपीटिंग बिजनेस आप अलग से नहीं कर सकते हैं जो फर्म के साथ हो, जब तक कॉन्ट्रैरी ना लिखा जाए डीड में, राइट। और अगर आपने ऐसा किया है तो कोई भी उससे पर्सनल प्रॉफिट कमाया, यू हैव टू रिस्टोर बैक, जिसका मतलब है आपको वापस करना पड़ेगा फर्म को पार्टनर्स के साथ। देन सेक्शन 17 कॉमन सेक्शन आ जाता है, राइट्स एंड ड्यूटीज दोनों है इन केस ऑफ चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, मतलब फर्म में भारी भयंकर बदलाव कर दिए गए हैं, जैसे नाम बदला दिया गया, पार्टनर्स कमियां ज्यादा कर दी गई हैं, एडमिशन रिटायरमेंट या प्रॉफिट रेशियो बदली गई है, नेचर ऑफ बिजनेस, पहले आलू बेच रहे थे अब भालू बेचना चाहते हैं, या अगर फिक्स पार्टनरशिप थी उसके बाद भी कंटिन्यू करना चाहते हैं, बात बहुत बड़ी होगी। तो अब कहता है इस स्थिति में क्या होगा, कहते हैं इस स्थिति में सिंपल सी बात है, आप ऐसा कर रहे हो तो आप एक नई डीड बना लो। अगर आप नई डीड नहीं बनाना चाहते तो आपके जो राइट्स एंड ड्यूटीज पहले भी थे दे विल रिमेन सेम, दे विल कंटिन्यू। और सेक्शन 17 को हमें रेड विद करना चाहिए सेक्शन नंबर 38 के साथ। 38 क्या कहता है
कि अगर चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म हुआ और कोई कॉन्टिन्यूस गारंटी दे रखी है तो उसका क्या होगा, डेट विल बी रिवोक्ड मींस कैंसल्ड। यहां समझने के लिए क्या चीज है, देखिए गारंटी क्या होती है, बैंक से लोन लेना है तो गारंटी देनी पड़ती है। तो हो सकता है एज ए फर्म हमने किसी को गारंटी दे रखी हो, या फर्म लोन लेती है तो किसी थर्ड पार्टी ने हमारे लिए गारंटी दे रखी है। अब फर्म में क्या आ गया, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, और गारंटी कौन सी, कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने मान लीजिए मैं एक फर्म हूं, मैंने आपके लिए गारंटी दी है कि भैया ये जब भी आ जाए बैंक इनको लोन देते रहिए, तो हो सकता है 5-10 ट्रांजैक्शन हो जाए, इसे कहते हैं कॉन्टिन्यूस गारंटी। सो इट विल कम टू एन एंड क्योंकि चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म हो गया है। देयर आफ्टर प्रश्न बनता है रिलेशन पार्टनर्स का किसके साथ, थर्ड पार्टी के साथ, जहां हम सेक्शन 18 से 30 की बात करेंगे। 18 कहता है ऑब्वियसली पार्टनर इज एजेंट फॉर द फर्म। कहने का मतलब है पार्टनर एट द सेम टाइम प्रिंसिपल भी है एंड एजेंट भी है। 19, 20, 21 देखिए अभी इम्प्लाइड अथॉरिटी में हम कर रहे थे। और 22 क्या है, ऑब्वियसली टू बाइंड द फर्म, जिसका मतलब है पार्टनर ने अगर फर्म के लिए कोई कार्य किया है तो पूरी की पूरी फर्म, या यूं कह लीजिए सारे पार्टनर्स उसके लिए क्या हो जाएंगे, बाउंड हो जाएंगे, लायबल हो जाएंगे अगर ये कॉन्ट्रैक्ट आपने फर्म के नाम पे किया है, फर्म के बिहाफ पे किया है, क्योंकि यही तो मेन फीचर है पार्टनरशिप की। 23 कहता है इफेक्ट ऑफ एडमिशन बाय पार्टनर, मतलब एक पार्टनर का किसी चीज को मान लेना, अंडरस्टूड है पूरी फर्म ने मान लिया है, राइट। सो it will be used as evidence against the firm. 24 effect of notice to acting partner, मतलब किसी थर्ड पार्टी ने अगर फर्म किसी एक पार्टनर को नोटिस दिया है तो अंडरस्टूड है पूरी फर्म को दे दिया। कहने का मतलब नॉलेज ऑफ ए पार्टनर इज द नॉलेज ऑफ द फर्म। 25 लायबिलिटी ऑफ पार्टनर फॉर एक्ट्स ऑफ फर्म, तो ये तो आप सारे जानते हो कि पार्टनरशिप में लायबिलिटी क्या रहती है, अनलिमिटेड रहती है। तो स्वाभाविक क्या नेचर ऑफ लायबिलिटी क्या हो गया, आप ज्वाइंटली भी लायबल हैं एंड आप several means इंडिविजुअली भी लायबल हैं। एंड 26 में लायबिलिटी ऑफ फर्म फॉर द रॉन्गफुल एक्ट्स ऑफ पार्टनर, अगर एक पार्टनर ने गलत कार्य किया है स्वाभाविक है सारे लायबल होंगे, क्योंकि कोई भी आपने एक्ट या ओमिशन किया है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, आप थर्ड पार्टी की तरफ बच नहीं सकते। 27 लायबिलिटी ऑफ फर्म फॉर मिस एप्लीकेशन ऑफ फंड्स बाय पार्टनर, मतलब जैसे किसी थर्ड पार्टी ने एक पार्टनर को पैसा दिया और वो पार्टनर वो पैसा खा गया, एम्बेजलमेंट या मिस एप्रोप्रिएशन, राइट, या फर्म की कस्टडी में कोई पैसा पड़ा था वहां से उसने निकाल लिया, तो थर्ड पार्टी की लायबिलिटी क्या हो जाएगी, कम्स टू एन एंड, क्योंकि उसने तो पैसे अपनी तरफ से दे ही रखे हैं। और इसी में 28 से 30 हमने पहले ही पढ़ लिया था, बाय स्टॉपल होल्डिंग आउट या सब पार्टनर या माइनर एज अ पार्टनर। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, फर्म को हम बंद कर रहे हैं 39 से 44 में, तो DOF शॉर्ट में। तो डिसोल्यूशन सेक्शन 39 में मतलब क्या हुआ कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल पार्टनर्स फॉर एवर, क्योंकि एक वर्ड देखिए ध्यान दीजिए, एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, एक होता है फर्म। फर्म का मतलब है हमेशा के लिए बात खत्म, पार्टनरशिप का मतलब क्या है, कोई ना कोई पार्टनर बदल गया है, या तो रिटायर हो गया या कोई नया एडमिट हो गया, इसलिए ये डिफरेंस आप पहले देख लें। सो जैसे मीनिंग वगैरह तो इसी में क्लियर हो जाता है। और चलिए एक दो पॉइंट हम पहले ऊपर से पढ़ाते हैं तो आपको डिफरेंस और इजी हो जाएगा। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हम देख लेते हैं, तरीके क्या है, सबसे पहले मोड्स, किस तरह से फर्म बंद होगी। तो ये सेक्शन 40 से 44 में आते हैं। 40 कहता है वॉलंटरी, ऑब्वियसली फर्म हम डिसोल्व करें तो वॉलंटरी एक्शन लेना है, सारे पार्टनर्स ने मिलकर बात कर ली, आपकी डीड में भी लिखा हो सकता है। 41 का मतलब है कंपल्सरी, जिसका मतलब है लॉ ने आपकी फर्म को क्या किया है, बंद कर दिया। तो क्यों कर दिया है, या तो देखिए इंसॉल्वेंट हो गए सारे के सारे पार्टनर, या सारे हो गए एक को छोड़ के, एक से फर्म बनेगी नहीं। दूसरा है आपका बिजनेस क्या हो गया, अनलॉफुल हो गया, क्योंकि सरकार ने आप इसे सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी से इलीगल घोषित कर दिया है। 42 में आता है ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन कॉन्टीजेंसी, जिसका मतलब कुछ हो जाने पे हम फर्म बंद कर देंगे। कहने का मतलब है देखिए हमने अपनी डीड में लिखा हुआ है, अगर पार्टनर्स ने अपनी डीड में लिखा हुआ कि भाई ये हो गया तो फर्म बंद, जैसे कि भैया अगर आपने लिखा हुआ है कि जो फर्म है फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस है, जैसे हम पढ़ के आए थे सेक्शन 8 में, या जो फर्म है वो एक फिक्स टेन्योर के लिए है, या कोई भी पार्टनर की अगर डेथ होगी तो हम फर्म बंद कर देंगे, या कोई भी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो हम फर्म बंद कर देंगे, राइट। तो आप अपनी डीड में कुछ भी लिख सकते हैं कि ये हुआ तो फर्म क्या कर देंगे, हम बंद। तो इसलिए लाइन क्या बनती है, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर्स, जैसे उनका आपस में डीड है। 43 में कहता है अगर पार्टनरशिप एट विल है, हम पहले भी पढ़े थे सेक्शन 7 के साथ, तो ऑब्वियसली फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। करना क्या है, उस पार्टनर ने क्या करना है, नोटिस देना है, राइट। तो ये मैंने पहले बता दिया था, किस दिन बंद हो जाएगी, जो आपने टाइम दे रखा है, नोटिस में नहीं बता रखा है तो जिस दिन कम्युनिकेशन ऑफ क्या हुआ, नोटिस हुआ। 44 कहता है यहां पे खुद कोर्ट भी फर्म को डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कर सकती है। कब करेगी, अगर किसी पार्टनर ने केस किया है, किस पे, 7 यहां पे ग्राउंड्स हैं।
राइट। तो यहाँ पे 7 ग्राउंड क्या है, एक कोड की से भी आप याद रख सकते हैं, तेज घोड़ा पागल हो गया, जैसे टी से आप पॉइंट ले सकते हैं। किसी पार्टनर ने क्या किया, अपना सारा का सारा इंटरेस्ट किसी और को ट्रांसफर कर दिया, जैसे 29 में हम पढ़ के आए थे, भाई सारा कर दिया तो बचे क्या, करो फॉर्म बंद। सो इसके बाद ई से हमारा पॉइंट आ जाता है कि एक्सेप्ट फॉर लॉस बिजनेस आप रन कर ही नहीं सकते। जे से पॉइंट आ जाता है जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड, जिसका मतलब बैलेंसिंग फिगर ग्राउंड, मतलब कोर्ट को लगता है ये फर्म बंद कर देनी चाहिए, बहुत सारे इनके अंदर क्लैशेस हैं या डेडलॉक है मैनेजमेंट में, ये मिलके काम नहीं करें। घोड़ा जी से आ गया, अगर पार्टनर गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट है और पागल हो गया तो उसमें देखिए कहने का मतलब है कोई पार्टनर अनसाउंड माइंड का हो गया या इनकेपेबल हो गया, वो फिजिकली वगैरह भी कर सकते हैं कि अपनी ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, और या फिर देखिए जानबूझ के पार्टनर्स क्या कर रहा है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है जो डीड में लिखा हुआ है। नाउ द डिफरेंस अगर आप देखते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड पार्टनरशिप में, तो यहां डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में क्या हुआ, सारी की सारी पार्टनरशिप सब पार्टनर्स में होगी खत्म, जबकि नॉट बिटवीन ऑल पार्टनर्स, राइट। तो ये ब्रेक डाउन, इसका मतलब है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में सारा बिजनेस ब्रेक डाउन हो गया, जबकि यहां विद द पार्टनर हो गया। तो बिजनेस यहां क्या हो गया, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में सीज हो गया, यहां पे क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा क्योंकि रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गई। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एक वाइडर टर्म है, जबकि ये नैरो हो गया। बुक्स हमेशा के लिए क्लोज्ड हैं, जबकि यहां चलती रहेंगी। एक तरह से यहां क्या है, एक तरह से यहां वाइंडिंग अप है, सारे एसेट बेचेंगे, लायबिलिटीज को पे करेंगे। यहां कोई वाइंडिंग अप नहीं है, यहां तो हम क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट, राइट, एसेट्स एंड लायबिलिटीज को। यहां क्या था, रियलाइजेशन अकाउंट, राइट। और कोर्ट ऑर्डर के द्वारा सेक्शन 44 हमने पढ़ा भी, फॉर्म डिसॉल्व की जा सकती है, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कोर्ट ऑर्डर से नहीं होता, ये हमेशा क्या होता है, वॉलेंट्री आपका एक्ट रहता है। अब डिसोल्यूशन के परिणाम क्या होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस हैं 45 से लेके 55 में। 45 कहता है लायबिलिटी फॉर एक्ट्स ऑफ पार्टनर्स आफ्टर डिसोल्यूशन, मतलब फर्म डिसॉल्व हो गई, फिर भी पार्टनर्स क्या रहे, उन्होंने कुछ एक्ट्स किए हैं फर्म के बिहाफ पे, तो ऑब्वियसली जो थर्ड पार्टी को यहाँ राइट मिल जाता है, इसलिए आपको लायबल बनाया गया है कि भैया आप लायबल रहेंगे जब तक आप क्या ना दे दें डिसोल्यूशन पे पब्लिक नोटिस। 46 कहता है पार्टनर्स का राइट है टू हैव बिजनेस वाउंड अप आफ्टर डिसोल्यूशन। अगर डिसोल्यूशन की बात होगी तो उसका हक है भैया जल्दी से एसेट बेचो, लायबिलिटी पे करो और मेरे को मेरा पैसा दो, तो आप ये कह सकते हैं ताकि आपके पास सरप्लस आ सके। 47 कहता है कि अगर देखिए फर्म डिसॉल्व करनी है तो स्वाभाविक है कुछ ना कुछ हम अथॉरिटी देंगे पार्टनर्स को फॉर द पर्पसेज ऑफ डिसोल्यूशन, जैसे एसेट बेचने, कोई एडवर्टीजमेंट वगैरह, ये करने की पावर आप देंगे। 48 इंपॉर्टेंट है, किस तरह से डिसोल्यूशन के बाद आपस में पार्टनर्स के अकाउंट सेटल किए जाएंगे। देखिए सबसे पहली बात है, अगर लॉसेस रहते हैं तो लॉसेस कहां से दिए जाएंगे, पहले आप उसे पे करेंगे प्रॉफिट्स में से, स्टिल नहीं पूरा एडजस्ट हुआ तो कैपिटल में से, फिर पार्टनर्स अपने घर से पैसे लेके आएंगे इन द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और अगर एसेट्स हैं तो ऑब्वियसली उसका यूज कैसे करेंगे जब बेचेंगे, सबसे पहले हम फर्म की डेट पे करेंगे, फिर हम क्या पे करेंगे, पार्टनर्स का लोन या जिसे आप कहते हैं एडवांसेस, फिर पार्टनर का कैपिटल का हिस्सा जो आप अकाउंट्स की क्लास में रियलाइजेशन अकाउंट के बाद कैपिटल अकाउंट बना के करते हैं, और फिर कुछ भी जो सरप्लस बच गया वो उनके प्रॉफिट रेशियो में हम दे देंगे। सेक्शन 49 अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट, पेमेंट कहता फर्म के डेट कहां से पे करेंगे, अरे फर्म के डेट भाई फर्म के एसेट्स बेच के ही पे करेंगे, लेकिन अगर बेचने पे पैसे कम पड़ गए डेफिशिएंसी तो कहां से, तो पार्टनर्स अपने घर से लेके आएंगे क्योंकि उनकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, पर्सनल एस्टेट लायबल है। और अगर सरप्लस बच गया तो सरप्लस हम पार्टनर्स को दे देंगे, इससे वो अपनी पर्सनल लाइफ की पर्सनल डेट पे कर सकते हैं। दूसरी बात है पेमेंट ऑफ पर्सनल डेट ऑफ पार्टनर्स या सेपरेट डेट, मेनली से लेके चलिए पर्सनल डेट ऑफ पार्टनर। तो पर्सनल डेट पार्टनर कहां से पे करेगा, अपने पर्सनल एस्टेट से, प्राइवेट एस्टेट से, और अगर उसमें डेफिशिएंसी है तो उसका जो फर्म में हिस्सा बनता है वहां से लेकर के पैसे देगा अपनी लायबिलिटी सेट ऑफ करने के लिए। सेक्शन नंबर 50 कहता है पर्सनल प्रॉफिट्स अर्न्ड आफ्टर डिसोल्यूशन बट बिफोर अफेयर्स ऑफ फर्म आर फुली बाउंड अप। मतलब डिसोल्यूशन और वाइंडिंग अप में फर्क होता है। डिसोल्यूशन आज आपने सोच लिया कि हम फर्म बंद करेंगे, लेकिन बंद करने में बड़ा टाइम लग जाता है, एक एक एसेट ग्रेजुअली बिकेगा, फिर लायबिलिटी पे होंगी, तो अंत में आखिरी एसेट बेच के जो पैसे दे दिए तब जाके वाइंडिंग अप होती है। तो कहता है इस दौरान अगर किसी ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट हो गया तो ऑब्वियसली सारे पार्टनर्स आपस में क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे।
51 कहता है रिटर्न ऑफ प्रीमियम। देखिए नया पार्टनर आता है, आप उससे प्रीमियम या गुडविल का पैसा लेते हैं, राइट। तो आपने उसे कहा था कि कम से कम 5 साल बिजनेस चलेगा, लेकिन उसके आने के बाद 2 साल बाद ये बंद हो गया, तो स्वाभाविक है यहाँ प्री मेच्योर डिसोल्यूशन हुआ है। एक टेन्योर जो आपने बताया था वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो इसलिए उसको एक राइट है, उसका रिफंड मिलना चाहिए प्रोपोर्शनेटली, लेकिन नहीं मिलेगा अगर डिसोल्यूशन की वजह खुद वो पार्टनर है, उसका मिसकंडक्ट है, या एग्रीमेंट में रिफंड की बात ही नहीं हुई है, या देखिए डेथ ऑफ अ पार्टनर हो जाती है। तो डेथ ऑफ पार्टनर हम 42 में पढ़ के आए थे कि आपके एग्रीमेंट में एक कॉन्टीजेंसी आपने डाली कि डेथ होगी तो हम फर्म बंद कर देंगे, तो इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। देयर आफ्टर सेक्शन नंबर 52 डील करता है आपके राइट्स वेयर पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट इज रिसाइंडेड फॉर फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन। देखिए आप जानते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम पढ़ते हैं फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन से कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वाइडेबल होता है। तो ऑब्वियसली एक पार्टनरशिप का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया जा सकता है अगर कोई पार्टनर कहता है कि मेरे को फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन से ज्वाइन करवाया गया है, और उस पार्टनर के हक होंगे। क्या हक होंगे? उसको एक लियन का हक मिलेगा। लियन का मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टी रख लेना जब तक आपको आपके ड्यूज ना मिल जाए, राइट। तो उसके पास कोई प्रॉपर्टी अगर पड़ी है फर्म की तो वो अपने पास रख सकता है। नंबर 2, वो एक तरह से आज पार्टनर नहीं, अब एक तरह से वो फर्म के लिए बन गया क्रेडिटर जब तक उसका पैसा ना मिल जाए। नंबर 3 देखिए जो फर्म के डेट हैं वो तो इस पार्टनर को भी क्रेडिटर पकड़ेंगे, तो इसलिए इसको एक इंडेमनिटी मिलेगी, जिसका मतलब है कॉम्पनसेशन की जो पार्टनर्स गिल्टी हैं वही लायबल रहेंगे थर्ड पार्टी की तरफ, ना कि ये पार्टनर। सेक्शन 53 right to restrain partner or their representative from use of firm name for carrying similar business or firm property for own benefit until affairs of firm are completely wound up। सिंपल सी बात है, फर्म हम बंद करें तो नेचुरल है कोई भी पार्टनर फर्म का नाम ही नहीं इस्तेमाल करेगा, फर्म की प्रॉपर्टी नहीं इस्तेमाल करेगा, क्योंकि हमने डिसोल्यूशन करके वाइंडिंग अप करनी है जब तक कुछ कॉन्ट्रेरी ना लिखा हो, राइट। या फिर अगर पार्टनर अपनी कोई गुडविल फर्म के लिए लेके आया था तो ऑब्वियसली वो गुडविल वो इस्तेमाल कर सकता है, वो जो भी नेम वगैरह था। देन 54 में कहता है एग्रीमेंट हो गया पार्टनर्स का डिसोल्यूशन के बाद कि भैया हम सिमिलर बिजनेस नहीं करेंगे, कुछ समय के लिए भी हो सकता है, कुछ एरिया लोकेलिटी में भी हो सकता है, राइट। तो एक तरह से आप एक रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड लगा रहे हो कि आप ये काम नहीं करोगे, राइट। तो ये हम इसे रिस्ट्रेंट नहीं मान के चलते हैं। अगर ये रीजनेबल है तो आप इस तरह से पार्टनर्स के ऊपर रिस्ट्रेंट लगाया जा सकता है कि डिसोल्यूशन करें, सेम काम ना किया जाए कुछ समय के लिए या कुछ एरिया में। 55 कहता है सेल ऑफ गुडविल आफ्टर डिसोल्यूशन, मतलब डिसोल्यूशन के बाद आपने बिजनेस बेच दिया विद गुडविल, फिर तो अंडरस्टूड है कोई भी पार्टनर कभी भी वो फर्म का नाम इस्तेमाल कर ही नहीं पाएगा। तो देखिए इसके साथ हम पहुंच जाते हैं अपने आखिरी कंसेप्ट में, रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म्स। तो यहां पे थोड़ा सा हमारे स्टडी मैट में सारे सेक्शन नहीं है, ओवरव्यू है, तो उसी की बात करेंगे। तो देखिए पहली बात है फर्म की रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी नहीं है। रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर क्या है, देखिए 56 एंड 57 सेक्शन को अगर हम देखें तो स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि हर स्टेट ये स्टेट सब्जेक्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं हैंडल करेगी, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ही ये सारा रजिस्ट्रेशन हैंडल करेगी। तो उसके लिए एक ऑफिसर अपॉइंट करती है जिसे हम कहते हैं रजिस्ट्रार बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट। तो इसलिए ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार को हम कहते हैं रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स। तो सेक्शन 58 कहता है रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है, उसका एप्लीकेशन प्रोसीजर वगैरह क्या रहेगा। तो भैया उसके लिए है फर्म की रजिस्ट्रेशन आप करवा रहे हो तो आप एक एप्लीकेशन फॉर्म भरिए, आप उसे खुद जाके दे आइए या पोस्ट भी भेज सकते हैं। एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म होगा, प्रेस्क्राइब्ड फीस आपको देनी होगी। और अगर देखिए क्योंकि आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करवानी होती है एंड टाइम पीरियड बड़ा इंपॉर्टेंट है, विद इन 1 ईयर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। जब फर्म बनाई 1 साल के भीतर, वरना देखिए लेट फीस आपको लगेगी डिले के ऊपर, ये सेक्शन 59A कहता है, और ये लगेगी 100 रुपए पर ईयर और पार्ट ऑफ द ईयर, मतलब 1 साल 2 महीने भी हुए हैं तो 100 करके 200 रुपए की आपको पेनल्टी लगेगी। अब देखिए एप्लीकेशन फॉर्म भरा तो क्या लिखोगे, फर्म का नाम लिखोगे, प्लेस ऑफ बिजनेस लिखोगे, नेम ऑफ अदर प्लेसेस अगर ब्रांचेस हैं, किस दिन पार्टनर ज्वाइन हुए, उनके नेम, एड्रेस, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, नेचर ऑफ बिजनेस, और साइन कौन करेगा, पार्टनर्स करेंगे या उनके ऑथराइज्ड एजेंट करेंगे, क्योंकि देखिए फर्म का एक नाम भी होता है, सेक्शन 4 में भी हमने देखा। तो इसलिए फर्म नेम में आपने क्या करना है, कुछ चीजों का ध्यान रखना है। कुछ नाम आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, जैसे क्राउन, एम्परर, किंग, क्वीन, ये अंग्रेजों के दौर के ये वर्ड आप इस्तेमाल नहीं करेंगे अनलेस सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव ना करते, या हमारे देश का एम्बलम एंड नेम्स एक्ट है 1950 का, जिसके द्वारा जैसे भारत सरकार का वो शेर का आप निशान देखते हैं, इस तरह की चीजें आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, राइट। कहने का मतलब है कोई भी ऐसा वर्ड ना इस्तेमाल कीजिए जिससे क्या पता चलता है,
जिससे पता चलता आप पेट्रोनेज विद गवर्नमेंट, मतलब जिसका मतलब है कि आपका सरकार के साथ कोई क्या है, रिलेशन है। इस तरह का वर्ड आप बिना सरकारी अप्रूवल के इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसे जज, जुडिशरी, ब्यूरो वगैरह वगैरह, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर। और सेक्शन 59 कहता है जब रजिस्ट्रार को आपने अप्लाई किया, अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है आपके फॉर्म वगैरह सब चीज़ों से, वो एक प्रॉपर इंक्वायरी भी करेगा, फिर वो आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जारी कर देगा और उससे रिलेटेड अपने रिकॉर्ड में एक एंट्री डाल लेगा। और ध्यान दीजिए, अगर आप रजिस्टर्ड फॉर्म है उसके बाद आपको ब्रैकेट में अपने नाम के साथ वर्ड इस्तेमाल करना है, रजिस्टर्ड। देन सेक्शन नंबर 60 से 63 कह लीजिए, थोड़ा सा हम ऑल्ट्रेशन की बात करेंगे, डीड वगैरह में आप कर रहे हैं, राइट, जैसे नेम, प्लेस ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस या पार्टनर्स वगैरह, ये वो सब चीजें, तो आपको सारी ये चीजें रजिस्ट्रार को दोबारा से इंटीमेट करनी पड़ती हैं। जैसे माइनर ने अगर एग्री कर लिया है, इलेक्ट कर लिया कि वो पार्टनर बन जाएगा, तो 69 यही कहता है कि अगर आपने ऐसा अपडेशन नहीं किया रजिस्ट्रार के पास तो आपको पेनल्टी लगेगी। नो डाउट रजिस्ट्रार लगाएगा आपको एक नोटिस रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देने के बाद, और ये पेनल्टी आपको लगाई जाएगी मैक्सिमम 10 रुपए पर डे। और सेक्शन 70 कहता है रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए अगर आपने झूठे कागज दिए, फॉल्स डॉक्यूमेंट्स, तो देखिए आपको, क्योंकि ये फ्रॉड हो गया, तो यहाँ पे जेल हो सकती है मैक्सिमम 3 महीने, और फाइन हो सकता है मिनिमम 1000 रुपए, जो कि कम भी किया जा सकता है, और बोथ, राइट, लेकिन कम किया जाएगा ऑन स्पेशल रीजंस। 69 कहता है रजिस्ट्रेशन नहीं करवाने के कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे। तो देखिए कॉन्सिक्वेंस ये है, आपके ऊपर कुछ क्या बन जाएंगी, कुछ डिसेबिलिटीज हो जाती हैं, जैसे कहते हैं डीमेरिट्स, कुछ नुकसान ये है, कोई भी पार्टनर केस नहीं कर सकता फर्म या बाकी पार्टनर्स पे अपने राइट्स को लेके। नंबर 2, ना ही फर्म किसी थर्ड पार्टी के ऊपर केस कर सकती है, और किसी थर्ड पार्टी ने केस किया, वो ध्यान दीजिएगा, थर्ड पार्टी केस कर सकती है, लेकिन अगर थर्ड पार्टी ने केस किया, मान लो 10,000 रुपए लेने के लिए, और आपने भी 2,000 लेने थे, तो 8,000 दोगे, तो 2,000 रुपए जो आपने लेने थे उसे कहते हैं सेट ऑफ। ये सेट ऑफ आप नहीं करवा सकते हैं अगर इफ सूट वैल्यूड फॉर मोर देन ₹100, 100 से ऊपर का सूट है, तो आप ये एडजस्ट करवा नहीं पाएंगे, राइट। तो मेन ये आपकी डिसेबिलिटीज आ जाती हैं। एक्सेप्शन में थर्ड पार्टी तो पक्का केस कर ही सकती है, और पार्टनर में इन्फोर्स इज राइट बाय फाइलिंग सूट एज टू डिसोल्यूशन, लेकिन कोई भी पार्टनर डिसोल्यूशन के लिए केस कर सकता है, या अकाउंट सेटलमेंट के लिए, या डिसोल्यूशन पे रियलाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, या सेट ऑफ देखिए अप टू 100 वाला तो हो ही जाएगा। और अगर इंसॉल्वेंसी वगैरह होती है तो ऑब्वियसली ऑफिशियल रिसीवर या साइनी की पावर है, वो फर्म के एसेट्स वगैरह क्या कर सकता है, टेक ओवर कर सकता है। इसके साथ हम पहुंच जाते हैं अपने आखिरी सेक्शन पे, 72, मोड ऑफ गिविंग पब्लिक नोटिस। देखिए मैंने कहा था हर चीज पे पब्लिक नोटिस चाहिए, सिर्फ एक जगह नहीं चाहिए, डेथ में, राइट। तो अगर आप रजिस्टर्ड फर्म है तो पब्लिक नोटिस किस तरह से दे सकते हैं, देखिए चाहे रिटायरमेंट हो, एक्सपल्जन हो, या माइनर से मेजर बन गया और उसने इलेक्ट कर लिया पार्टनर बनने के लिए, या डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो अगर रजिस्टर्ड फर्म है तो तरीके बताए गए हैं 3, रजिस्ट्रार को नोटिस, ऑफिशियल गैजेट में पब्लिकेशन, और कम से कम एक न्यूज़पेपर में वर्नैकुलर लैंग्वेज, लोकल भाषा में, जहां क्या है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस जो फर्म का सिचुएटेड है। और अगर नॉन रजिस्टर्ड फर्म है, पहले पॉइंट को छोड़ के बाकी दोनों लगेंगे। और देखिए जैसे मैंने पहले भी कहा था, अगर आप पब्लिक नोटिस नहीं देंगे तो पार्टनर स्टिल लायबल रहेंगे, चाहे उन्होंने फर्म छोड़ दी है, रिटायर हो गए, एक्सपेल हो गए, क्योंकि वो होल्डिंग आउट से बन जाएंगे। सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है, डेथ के केस में आपको क्या नहीं देना होता, पब्लिक नोटिस, वहां बचेंगे, वरना हर जगह आप फंसे रहेंगे। तो इसके साथ ये थी मेरी तरफ से एक फास्ट रिवीजन समाप्त होती है। सो ऑन दिस नोट आई ऑल्सो वाइंड अप, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर्स, गुड लक, गॉड ब्लेस, थैंक यू।